हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण अर्थात जैव विविधता। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8th की विज्ञान भाग 3 की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो वीडियो को वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। गर्मी की छुट्टी हो गई थी। आदित्य, अंजलि और शिवांगी इस बार की जो पूरी छुट्टी है अपने गांव में दादाजी के साथ बिताने के लिए अपने पापा मम्मी के साथ पहुंच गए। दादाजी बहुत खुश हुए। आराम करने के बाद वे सभी दादाजी के साथ बगीचे में घूमने निकल गए। बगीचे में पहुंचने पर आदित्य ने दादाजी से पूछा, क्या इस बगीचे में एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं? दादाजी ने कहा, आओ हम पता लगाएं। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां हैं। हरे पौधों की अपनी अलग खासियत होती है। और दादाजी ने पूछा कि आप यहाँ के पौधों की भिन्नता के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी दो पौधे को आप लाइए और इनकी आपस में तुलना कीजिए। जैसे उनकी ऊंचाइयों के बारे में, पत्तियों की संख्या, ऊपर से पहली पत्ती की लंबाई और नीचे से पहली पत्ती की लंबाई। पौधा 1 और पौधा 2 को ला करके आप भी घर पे चर्चा कर सकते हैं। क्रियाकलाप। ये क्रियाकलाप करने के बाद बच्चों ने दादाजी से पूछा, क्या सभी जीव एक जैसे होते हैं? इनकी बनावट, इनकी आकृति एक ही जैसे होती है या इनमें से कुछ भिन्नताएं भी होती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए दादाजी ने पुनः एक क्रियाकलाप करवाया। उन्होंने बच्चों को निम्नलिखित वस्तुओं या इस निम्नलिखित जंतुओं में तीन अंतर बताने के लिए कहा। जैसे शारीरिक बनावट में अंतर और आवास में अंतर। जैसे गाय एवं बंदर, बकरी एवं खरगोश, मुर्गी एवं मछली, कुत्ता एवं नेवला, मनुष्य एवं बाघ। दादाजी ने बताया कि विभिन्न जीव एक जैसे नहीं होते। इनकी शारीरिक बनावट एवं इनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या आपने किसी जंगल का भ्रमण किया है? क्या आप जंगल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के नाम बता सकते हैं? आइए इनकी सूची बनाइए। जैसे कि पौधों के नाम, जंतुओं के नाम। क्या वे जंगली जंतु जंगल से बाहर अपना जीवन बिता सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि जंगल ही इनका मूल वास स्थान है? यदि जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के लिए आवास, भोजन आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आज जिस तेजी से जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और जंगली जंतुओं के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून बना करके जंगलों को सुरक्षित घोषित किया। आपको बता दें या आपको पता है कि इन कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, उनके या इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है और ये अभयारण्य कहलाते हैं। मतलब कि जहाँ पे इन सब चीजों को, जंगली जंतुओं को स्वतंत्र रूप से निवास करते हों और उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, इनका शिकार करना प्रतिबंधित हो, जाना मना हो, ऐसा क्षेत्र जो होता है वो अभयारण्य कहलाते हैं। कुछ जंगल किसी विशेष जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया है। क्या आप कुछ अभयारण्य के नाम बता सकते हैं जो विशेष जंतुओं के लिए सुरक्षित किए गए हों? अभयारण्य के नाम लिखना है और उस जंतुओं के नाम भी लिखने हैं। जैव विविधता का तात्पर्य आइए जानते हैं कि क्या होता है। जैव विविधता का जो तात्पर्य होता है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध ही जैव विविधता का मतलब होता है। जैसे कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां और उनका आपसी संबंध एवं पर्यावरण से जो उनका संबंध होता है वो जैव विविधता के अंतर्गत आता है। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का जो है वो 6वां स्थान है और विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। ये हैं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो भारत का जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन से हैं, तो ये 2 होते हैं, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट। ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर के वायुमंडल के ठंडा रहने के फलस्वरूप यहाँ
बादलों से वर्षा अधिक होती है। जंगल कट जाएं तो बारिश कम होगी और जंगलों में पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण काफ़ी भोजन उपलब्ध रहता है और जिसके कारण काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियां सड़कर खाद बनाती हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे भूक्षरण नहीं होता, अर्थात इसलिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे मृदा अपरदन ना हो। पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी क्या होगी, बंद करके रहेगी जिससे भूक्षरण नहीं होगा। ये मिट्टी को रंध्रमय बना करके उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती हैं। बच्चों, वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या आप इन उत्पादों की सूची बना सकते हैं? पौधों के नाम या पौधों के उत्पाद लिखना है और जंतुओं के उत्पाद। उपरोक्त सभी बातों से ऐसा लगता है कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। आइए हम विचार करें कि इनकी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती। समाज और सरकार ने इन चीजों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां एवं नीतियां बनाई। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र के नाम से पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अभ्यारण्य क्या है जानते हैं कि जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र ही अभ्यारण्य कहलाते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य होता है और वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं वो राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए भी संसाधन को सुरक्षित किया गया हो वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। दादाजी ने बच्चों को बताया कि धरती पर जैव विविधता एवं इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित कर दिया। अर्थात जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 में घोषित किया गया और साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता, तो ये 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या आप अपने विद्यालय में इस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो कैसे, आपस में चर्चा जरूर करें। हमारा देश भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है यहाँ, परंतु पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और कुछ विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त पौधे, जंगल की कटाई से अनेक जैसे कि एल्गी, फंजाई अर्थात एल्गी को शैवाल कहते हैं, फंजाई जो कवक होते हैं, ब्रायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म जिनको साइकैड आदि पौधे विलुप्त हो गए। विलुप्त जंतु जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी और डायनासोर ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। और विलुप्त प्राय जंतु कौन से? जैसे कि विलुप्त प्राय और विलुप्त जंतु जो होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, और जो विलुप्त प्राय का मतलब होता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं, ये सभी विलुप्त प्राय हैं। जैसे कि कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बतख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, शोष, डॉल्फिन और राष्ट्रीय पक्षी मोर इत्यादि। आइए डोडो की कहानी को जानते हैं। डोडो जो होता है ये मॉरिशस द्वीप में पाया जाने वाला ना उड़ सकने वाला पक्षी होता है, जो कि ये उड़ नहीं सकता था, फलतः आसानी से पकड़ा जाता था। इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था जो इसके सफाई मृत्यु का कारण बना। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो विलुप्त हो चुका है। तो डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्राय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये डोडो जो होता है मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी है।
बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों के द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ परियोजनाएं लागू की गई। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, परंतु सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ बचे हैं। और इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में टाइगर योजना की शुरुआत की गई। तो आप ये डेट जरूर याद रखेंगे, कब शुरुआत हुआ बाघ संरक्षण या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत किया गया था ये 1972 में। सोंस अर्थात डॉल्फिन, ठीक इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव होता है। ये व्हेल का निकट संबंधी है। इनकी प्रजातियां 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 मीटर अर्थात 4 फीट से लेकर के 9.5 मीटर या 30 फीट तक, वजन 400 केजी से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती है। खास तौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में ये मांसाहारी होती है और छोटी मछलियों एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती हैं। डॉल्फिन जो होती हैं अर्थात बुद्धिमान जीवों में से एक कही जाती और इनका अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत होती है। इन्हें मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है। अपने देश में गंगा नदी में पाया जाता है। तो आप अक्सर जानें कि डॉल्फिन हमारे देश में किस नदी में पाया जाता है, तो गंगा नदी में ये डॉल्फिन पाई जाती। बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता। इसके शरीर से निकले तेल और इनका औषधीय प्रयोग इनके शिकार का कारण है। फलत्यान की संख्या विलुप्त होती जा रही। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गंगे डॉल्फिन बची हैं। इसीलिए इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। अतः इनके शिकार पर सख्त मनाही है। बच्चों ने दादाजी से पूछा, क्या बड़े जंतुओं के साथ साथ छोटे जंतुओं के भी विलुप्त होने का खतरा किस पर ज्यादा है, बड़े जानवरों तथा छोटे जानवरों पर? दादाजी ने बताया कि बड़े जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है। इनको अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक ठंड पड़ने पर गुफाओं एवं कंदराओं में ये छिप नहीं सकते। इनकी प्रजनन क्षमता धीमी होती है। एक बार में इनके ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। मच्छर एक छोटा जीव है तथा इसको मारने के कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होते। बाघ एक शक्तिशाली जानवर है। इसके बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इनको बचाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षक से पूछें कि जंगल के कटने से बाघों की संख्या क्यों घट रही है। शिक्षक से डायनासोर के बारे में भी पूछें। शिवांगी ने अपने विद्यालय के बरगद, पीपल एवं अशोक के वृक्षों पर प्रत्येक वर्ष कुछ खास महीनों में कुछ खास पक्षियों को देखा था। उसने दादाजी से उसके बारे में पूछा। दादाजी ने बताया कि सभी प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों जैसे कि साइबेरिया, न्यूजीलैंड आदि से उड़ करके हमारे यहाँ आते हैं। अगर आपको राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार घूमने का मौका मिले तब वहाँ जाकर के आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ प्रवासी पक्षियों से आपकी मुलाकात होगी। ये प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़ करके यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। क्योंकि उनके मूल निवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसीलिए वो स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। तो राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है, तो राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भरतपुर पक्षी विहार कहाँ, तो ये राजस्थान में है। ठंडी इसी प्रकार अपने राज्य बिहार के बेगूसराय जिले के कांवड़ झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आती हैं। कांवड़ झील में भी प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार के कहाँ पे, तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में
बिहार के बेगूसराय जिले के कांवर झील में भी प्रवासी पक्षी आते हैं। क्रियाकलाप 6 करते हैं कि आप अपने आसपास के पक्षी की सूची बनाइए तथा उन पक्षियों को वर्गीकृत कीजिए जो कुछ जो वर्ष के किसी अवधि में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं तथा कुछ समय के बाद दिखाई नहीं पड़ते। क्या ये प्रवासी पक्षी हैं, इसका पता करिए। रेड डाटा बुक के बारे में जानते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। आदित्य एवं शिवांगी ने पूछा कि क्या संकटापन पौधों एवं जंतुओं का कोई रिकॉर्ड है। दादाजी ने उनको बताया कि रेड डाटा बुक वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता। पौधे एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। क्रियाकलाप 7, आप अपने क्षेत्र से विलुप्त होते जा रहे पौधों एवं जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक तैयार करें एवं कक्षा में चर्चा करें। वनों का बचाव। शिवांगी एवं अंजलि ने पूछा कि क्या जंगल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, क्या इसका कोई अस्थायी हल है। दादाजी ने बताया कि पूर्ण रूप से जंगल की कटाई को रोका जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो इसकी जगह एक वृक्ष जरूर लगाया जाए तो जंगल बचाए जा सकते हैं। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाएं जिससे इनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। अब उन जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। इसे तालिका में लिखें। तालिका में देखिए, और ये तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क और पाए जाने वाले जंतु, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिनकी स्थापना 1936 में किया गया था, है ना। इसमें कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट में बाघ पाया जाता है। काजीरंगा अभयारण्य असम में है, यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। गिर अभयारण्य जो गुजरात में है, गिर अभयारण्य, ये सिंह, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में, यहाँ पर बाघ की जंतु पाई जाती है। कांवर झील पक्षी विहार, यहाँ प्रवासी पक्षी की अधिकता है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य ये गया बिहार में है और यहाँ पे हिरन और नीलगाय पाए जाते हैं। बेतला नेशनल पार्क पलामू झारखंड में, यहाँ लकड़बग्घा और लोमड़ी की बहुतायता है। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है जहाँ बाघ, हिरण पाए जाते हैं। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में, यहाँ भारतीय पक्षी का बहुतायत में देखने को मिलता है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, ये प्रवासी पक्षियों की अधिकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है, यहाँ बाघ पाए जाते। और शिमलीपाल जो अभयारण्य ये उड़ीसा में पाया जाता, यहाँ पे बाघ की अधिकता है। और नंदनकानन अभयारण्य उड़ीसा में है, यहाँ बाघ पाए जाते हैं। और सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, यहाँ बाघ और हिरण पाए जाते। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये हरियाणा में है और यहाँ पे पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। आइए हम इसको एक उसमें करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं और इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जो कहाँ पे कौन सा स्थान कहाँ पे क्या है। तो इसमें अगर बात किया जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और ये देश का पहला पार्क है जो 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य असम में, गिर अभयारण्य गुजरात, वाल्मीकि अभयारण्य जो बिहार में है, कांवर पक्षी अभयारण्य बिहार में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार में, और बेतला नेशनल पार्क ये पलामू झारखंड में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, और सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा, और नंदनकानन अभयारण्य उड़ीसा, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा में पाए जाते हैं। आप में इसमें कौन से जानवर पाया जाता है, आप इसे स्क्रीनशॉट रख करके बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ज़्यादा है तो वीडियो को आप बार बार देखें तो और भी समझ में आएगा।
चलिए और आगे पढ़ते हैं और अभ्यास भी यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हम इसमें जानते हैं कि हमने इस पाठ में और इस लेसन में क्या सीखे। जीवों की जो आकृति एवं बनावट होती है एक जैसी नहीं होती है, अर्थात हमें इसमें यह सीखने को मिला कि जो जीव होते हैं, जीवों की आकृति एवं बनावट एक जैसी नहीं होती। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए या संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है। वनों के अंधाधुंध कटाई से सूखा, बाढ़ आदि की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 में विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 को विश्व वन वर्ष घोषित किया। अर्थात जो 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया। हाँ, और जो 2011 है इसे विश्व वन वर्ष घोषित कर दिया और प्रति वर्ष 11 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डायनासोर, डोडो आदि जो हैं ये विलुप्त पक्षी हैं या विलुप्त जीव हैं। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गिद्ध, गौरैया, बाघ, चीता, कछुआ ये विलुप्त प्राय जंतु हैं। रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। वनोन्मूलन एकमात्र विकल्प है वृक्षारोपण, अर्थात वनोन्मूलन का एकमात्र विकल्प क्या हो सकता है? वृक्षारोपण। यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वनोरोपण के लिए हम क्या करें, तो वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए, जैसे धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता? तो जैव विविधता। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में बना है क्या? तो ये सारी चीजें कृषि अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। कृषि मना है, शिकार करना, ये सभी चीजें मना है। इनमें से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, ब्लू व्हेल या गैंडा, तो ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हैं? तो गंगे डॉल्फिन हैं। कांवर पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार, कांवर पक्षी बिहार स्थित है। कहाँ पर? तो कांवर पक्षी बिहार जो स्थित है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कहाँ पर है? पक्षी बिहार। ये बिहार में तो है, बट ये है कहाँ पर? आप इसे कांवर पक्षी बिहार जो है ये बेगूसराय में है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये बेगूसराय में है। बेगूसराय में है। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आप यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम बी से मिला भी सकते हैं, जैसे कि डोडो जो है ये मॉरिशस का विलुप्त प्राय पक्षी है। गांगे जो है ये गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी पक्षी है। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है ये इसमें क्या पाया जाता? काजीरंगा अभ्यारण्य, फर्न और जिनको साइकैड कहा जाता है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं बताइए? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है क्या? तो काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा। फर्न जिनको विलुप्त हो रहे ये पौधे हैं, इसके अंतर्गत मिलाएंगे। और एक लास्ट का बचा जो बाघ है, ये कहाँ पर मिलाएंगे? तो बाघ को मिला देंगे, वाल्मीकि अभ्यारण्य को बाघ से मिला देंगे। ठीक है, इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।